हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AHM जीके जीएस वाला पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग पॉकेट जीके को डीप लाइन बाय लाइन अध्ययन करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान स्क्रीन पे जो खान सर के द्वारा लिखा गया है। तो आज के इस चैनल में सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री से, जो कि शुरुआत यहीं से करेंगे और ये लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक सीरीज लेके आ रहे हैं हम AHM जीके जीएस वाला के, जो यूट्यूब चैनल पे रहेगा और फ्री में PDF नोट्स की भी व्यवस्था की गई है, जो ओरिजिनल कॉपी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। वो पहले क्लास में आप जानेंगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इतिहास में क्या है। इतिहास में फर्स्ट लेक्चर है प्राचीन भारत। पहला लेक्चर क्या है? पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता महाजनपदों का उदय, इस सब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद प्राचीन भारत जब हो जाएगा, उसके बाद मध्यकालीन भारत जानेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत जानेंगे और उसके बाद भारत की संस्कृति जानेंगे। कहने का मतलब इसमें जो है हम लोग जो है एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ये पॉकेट जीके का क्या है? सीरीज है, जिसमें आप लोगों को सीरीज है। ये क्या है? एक तरह की श्रृंखला है पॉकेट जीके का, जिसमें पॉकेट जी को पूरा लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। तो इसलिए अंत तक जरूर बने रहे। लास्ट में PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम बता देंगे। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए चलते हैं, पहला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। सबसे पहले लेक्चर में क्या है बोलेगा? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है 3 तरीकों से मिलता है, ठीक ना। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। बोलते रहिएगा मेरे साथ तो जल्दी ही याद हो जाएगा। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। फर्स्ट नंबर है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा में साहित्यिक स्रोत। दूसरा में कौन है? साहित्यिक स्रोत। और तीसरा में है विदेशी यात्रियों का विवरण। यात्रियों का विवरण। तो धार्मिक साहित्य, पुरातात्विक स्रोत को भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत को चलिए अब पढ़ते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला क्या है? अभिलेख। सबसे पहला अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है, ठीक ना। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अभिलेख है। इसलिए सबसे पहले हम लोग अभिलेख से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। याद रखिए, अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलेंगे? हाँ, एपिग्राफी बोलेंगे। अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलेंगे? एपिग्राफी बोलेंगे। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया 1400 ईस्वी पूर्व बुगजगोई अभिलेख नामक स्थान से मिलते हैं। किस स्थान से मिलते हैं? तो बगजगोई। किस स्थान से मिलते हैं? तो बोलिएगा बगजगोई नामक स्थान से मिलते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। कितने ईस्वी पूर्व के लगभग है? 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। चलिए, इसमें कोई डाउट? इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है।
एरन एरन जो मध्य प्रदेश एरन का मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तौरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो एरन में क्या मिलता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरन में क्या मिलता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। कौन? D.R. भंडाकर ने। किसने लिखे? डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का, किसके? याद रखिएगा, मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्त, जो कि नीचे है अगले स्लाइड में। चलिए, तो क्या है? महत्वपूर्ण अभिलेख। क्या है? महत्वपूर्ण अभिलेख है, उसके शासक है और अभिलेख की विशेषताएं हैं। चलिए, पहला अभिलेख क्या है? याद करते चलिएगा और नोट करते, अपने अपने कॉपी में भी नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा नोट वो होता है जो समझ के अपने आप में हम बनाते हैं, तो वो अधिक दिनों तक हमें याद रहता है। और बाद में तो क्लास खत्म होने के बाद PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और किस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा वो हम आपको बता देंगे। अभिलेख है पहला, हाथी गुफा अभिलेख, इसलिए अंत तक बने रहे। पहला क्या है? हाथी गुफा अभिलेख, जो कि तिथि रहित अभिलेख। कलिंग राजा खारवेल के शासक काल में ये हाथी गुफा अभिलेख मिला था। जूनागढ़ का अभिलेख, गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख जिसको क्या बोलते हैं? गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन, किसके शासन काल में? रुद्रदामन के शासन में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ के अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील के बारे में मिलती है। किसके? तो सुदर्शन झील के बारे में मिलती है। नासिक अभिलेख, तीसरा क्या है? नासिक अभिलेख। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां के बारे में पता चलता है नासिकी अभिलेख में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, अगला क्या है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। समुद्रगुप्त इनके दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त और उनके दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। एहोल अभिलेख, अगला क्या है? एहोल अभिलेख। अगला क्या है? एहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में। मंदौर अभिलेख, अगला क्या है? मंदौर। नेक्स्ट है 6वां नंबर, मंदौर अभिलेख। मलवा नरेश यशोवर्मन के शासन काल में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी देती है। मंदसौर अभिलेख किसके बारे में देती है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी देती है। मंदसौर अभिलेख से हमें क्या विशेषताएं मिलती है? तो बोलिएगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। चलिए, और अगले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 7वां नंबर है ग्वालियर अभिलेख। 7वां नंबर क्या है? ग्वालियर अभिलेख, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में देती है? ग्वालियर अभिलेख तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। याद रखिए, ग्वालियर से याद रखिएगा गुर्जर, ठीक ना? ग्वालियर से क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार। 8वां है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। सिकंदर गुप्त, जो किसके बारे में बताते हैं? ह्यूनों पर विजय का विवरण देते हैं। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसके बारे में जानकारी देते हैं? हुनरों पर विजय की जानकारी के बारे में पता करते हैं। देवपारा अभिलेख, अगला क्या है? देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में देते हैं। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी या उसके बारे में उपलब्धियां के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में पता चलता है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धि पर प्रकाश डालता है। किसके? हर्षवर्धन की उपलब्धि पर। बालाघाट एवं कारले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धि के बारे में। अयोध्या अभिलेख, अगला है अयोध्या अभिलेख सुंगों की उपलब्धियां के बारे में। अयोध्या अभिलेख सुंगों की उपलब्धियां के बारे में। भरहुत अभिलेख किसके बारे में? सुंग नरेश शब्द खुदे होने से
शुंगों द्वारा निर्मित। भारूत अभिलेख शुंग नरेश शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख क्या है? तो एरन अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल में, किसके? भानुगुप्त के शासनकाल में ये सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य था। ये एरन अभिलेख से है, जो हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इसी में मिलता है, एरन अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब अभिलेख खत्म हो गया, अभिलेख। उसके बाद है सिक्का। अभिलेख के बाद अगला क्या है टॉपिक? सिक्का। तो सिक्के के बारे में, जिसको क्वाइन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाइन। क्वाइन माने सिक्का होता है, ठीक ना। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के क्या चीज का बना हुआ करता था? तो तांबा का, चांदी का, सोना का और सीसा धातु के बनते थे, ठीक ना। पुराने सिक्के क्या चीज का बना हुआ करता था? तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। याद रखिएगा, प्राचीनतम सिक्के को क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो आहत सिक्के के नाम से, या आहत सिक्के कहा जाता है। किसको? तो प्राचीनतम सिक्कों को। इसी को साहित्य में करसापन कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या बोलते हैं? करसापन भी कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर किसने लेख लिखने का कार्य किया था? तो यवन शासकों ने। तो कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। अगला पॉइंट है, कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। किससे? तो कनिष्क के सिक्कों से ही। तो सिक्का के बारे में हो गया। इंडो यूनानी इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्का, याद रखिएगा। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासक जो हुआ करते थे, उसका इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? सिक्का है। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू के समय में जो सिक्का बना हुआ करता था, वो चांदी का हुआ करता था। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। उस समय में तांबे के सिक्के क्या थे? बहुत ही कम मात्रा में थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। याद रखिएगा, इसको कौन सा सिक्का बोलेंगे? पंचमार्क सिक्का बोलते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, 8वां। तो चलिए अगले पॉइंट है रोमन सिक्के। कौन सा सिक्के? रोमन सिक्के अरिकमेंडू पुडुचेरी के पास से प्राप्त होता है। रोमन सिक्के अरिकमेंडू कहाँ से प्राप्त होता है? पुडुचेरी से प्राप्त होता है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। याद रखिए, उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को नागर शैली बोलते हैं। वो दक्षिण भारतीय मंदिर की कला शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर, जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैली का प्रयोग होता है। बोलिए, नागर एवं दोनों शैलियों का प्रयोग होता है। तो वो क्या कहलाएगा? बेसर शैली, ठीक ना। क्या कहलाएगा? बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। उत्तर भारतीय मंदिरों को कला शैली को क्या बोलेंगे? नागर शैली। दक्षिण भारतीय मंदिर की कला शैली को द्रविड़ शैली। और दक्षिणायन के मंदिर, जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रयोग होता है, वो बेसर शैली कहलाते हैं। एक बार रिपीट भी कर दिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है, ठीक ना। तो अगला है भरहुत बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरनासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। याद रखिएगा, माता और शिशु की और मरनासन राजकुमारी, ठीक ना। इसके जैसे क्या चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, अगला लेक्चर है अब वैदिक साहित्य की। अगला क्या है अब? वैदिक साहित्य की।
क्या? अगला है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, ठीक ना, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। ठीक ना। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है बोलिए? इसके अंतर्गत पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, भारत के भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि, बोलिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक ना। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा। ऋग्वेद टोटल कितने हैं? कुल कितने हैं? तो 4 है। ऋग्वेद कुल वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब चलिए ऋग्वेद को जानते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद के बारे में तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक ना। याद रखिएगा, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ये याद रखिएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक ना। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोला जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें ऋचाओं को एक सीरीज में रखा जाता है। तो इसमें 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल? 10 मंडल होते हैं। 1028 सूक्त होती है और 1028 और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक ना। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि क्या कहलाते हैं? होत्री कहलाते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरी मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। याद रखिएगा। किसमें? तीसरे मंडल में। ठीक ना। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है उसमें। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में किसके है? तो सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। कौन सा मंडल में? 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया। जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन है? 4 वर्ण है। ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक ना। ये 4 वर्ण है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, जो कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजा से, जंघाओं से, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। 250, 250 इंद्र के लिए, और अग्नि के लिए 200 क्या है? मंत्र है या ऋचा है। ठीक, ऋचाओं को ही क्या बोलाता है? मंत्र बोला जाता है। ठीक ना। तो ऋग्वेद में कितने हैं? इंद्र के लिए 250, 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामनावतार के 3 के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों, कितने? 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। कितने? तो 30 को याद रखिए। कब? तो 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया यूनेस्को। कौन? यूनेस्को। चलिए आप अगले स्लाइड में चलते हैं। चलिए, ऋग्वेद हो गया। तो अब यजुर्वेद, दूसरा नंबर क्या है? यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। याद रखिएगा, जो यज्ञ में विधि विधान होता है, नियम का जो संकलन होता है, उसका वर्णन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। तो वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। बताइए। वैदिक मंत्रों के संग्रह
यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान, ठीक ना, अनुष्ठान से संबंध है। किससे? तो वैदिक अनुष्ठान से संबंध है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्वर्यु। एक ऐसा वेद है जो गद व पद दोनों शैली में है। गद व पद दोनों शैली में है। कौन? यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म कांड प्रधान है। इसके दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, पहला कृष्ण यजुर्वेद बोलते रहिएगा, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। पहला क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। चलिए, यजुर्वेद के बारे में अब हो गया। अब अगला है सामवेद। तीसरा नंबर पे क्या है? सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है, ठीक ना। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। बोलिए, सामवेद को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक ना। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल कितने ऋचाएं हैं? तो 1875 ऋचाएं हैं। 1875 ऋचाएं या मंत्र बोले, जिनमें 75 से अधिक जो है ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। अवेद, गंधर्वेद इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनीय तथा रानायनीय। अथर्ववेद। अब अगला क्या है? अथर्ववेद। तीसरा के बाद चौथा नंबर अब है अथर्ववेद। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। कौन? अथर्वा नामक ऋषि। तो इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है, तथा इसके द्वारा दृष्टा रचयिता आंगिरस ऋषि थे। दृष्टा रचयिता कौन थे? आंगिरस ऋषि। इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। किसे? अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है, क्योंकि अथर्वा एक ऋषि थे और आंगिरस, तो दोनों को मिला दिया गया, एक साथ बोला गया अथर्वांगिरस वेद, अथर्ववेद। इसे भैंसज वेद भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अलग अलग नाम जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम देता है। भैंसज वेद भी, एक ही वेद को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भैंसज वेद भी कहा जाता है। किसे? अथर्ववेद से। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। किसकी? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसकी रचना कब हुई? सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड। कितने कांड? 20 कांड, 731 सूक्त, 731 सूक्त और 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। कितने? तो बोलिएगा 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। चलिए, और आज का लास्ट लेक्चर और अंतिम लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तब उसके बाद कल अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। पॉकेट जीके का सीरीज आप लोगों के पास आ गया है। चलिए, है यह भौतिकवादी वेद है। अथर्ववेद क्या है? भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक ना। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। बोलिए, इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। किसकी? तो आर्य एवं अनार्य सभ्यता संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। याद रखिएगा, परीक्षित को क्या बोला गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन? पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। याद रखिएगा पृथ्वी सूक्त को। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। याद रखिएगा, सबका नाम अभी बता दे रहे हैं। एक एक क्या है? चारों वेदों का उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सोमवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सोमवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। आप लोग भी अपना कॉपी में नोट करते चलिएगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद।
यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, साथ साथ बोलते हुए चलिए, याद हो जाएगा। अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। अथर्ववेद का उपवेद उपवेद अर्थशास्त्र है। चलिए, और आज का अंतिम है ब्राह्मण साहित्य, जो आज पूरा नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण साहित्य के बारे में 2 लाइन आज जान लेते हैं क्या है, और उसके बाद इस ब्राह्मण साहित्य को लाइन बाय लाइन अच्छे से अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, ब्राह्मण साहित्य क्या है, तो इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्म ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। याद रखिएगा, यज्ञ के विषय यानी यज्ञ के बारे में जो प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ होता है उसको ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राजाभिषेक, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें, इसको याद रखिएगा, ये नाम है ऐत्रेयी में। इसमें अच्छे से कर दे रहे अंडरलाइन, ऐत्रेयी में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख है। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, ब्राह्मण साहित्य, और अगले दिन जो है ब्राह्मण साहित्य को और डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फ्री पीडीएफ की बात है तो फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल AHM GK GS वाला पर मिल जाएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ जाएं। आधा 1 घंटा में क्लास खत्म होने के बाद आपका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।